नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नया साल आते ही केंद्र यानी सेंटर और बिहार की सत्ता में बड़ा उलटफेर होने की भविष्यवाणी होने लगी है। और इस समय बिहार में जो हालात बन रहे हैं, जो तस्वीरें बिहार से सामने आ रही हैं, उनसे पटना से दिल्ली और मुंबई तक सियासी हलचल मची हुई है। आपको बता दूं कि आज बिहार में आरिफ मोहम्मद खान ने 42वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ली है, लेकिन सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद यादव ट्रेंड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ट्रेंड? दरअसल लालू जी ने एक धमाकेदार बयान दिया है जिससे बीजेपी की सियासी जमीन हिलती हुई दिख रही है। लालू जी ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं, वो उनकी गलतियों को माफ कर देंगे। और यहां तक कह दिया लालू प्रसाद यादव ने कि हम मिलकर काम करेंगे, आइए और काम कीजिए। इस बयान का सीधा मतलब तो यही निकलता है कि नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में लौटना चाहें तो उनका स्वागत पहले की तरह किया जाएगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले कहा था कि नीतीश जी को साथ लेना पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, लेकिन आज जब पत्रकारों ने उनसे पूछा, यानी तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने पूछा तो इस बारे में सवाल किया, तो उन्होंने भी इस बात से इनकार कर दिया। यानी कि जो पहले था वो बात अलग थी और आज जो सवाल किया जा रहा है वो कुछ और है। घुमा फिराकर जवाब देने का सिलसिला मुंबई से लेकर पटना तक चल रहा है दोस्तों, क्योंकि इस मुद्दे पर अब महाराष्ट्र के सीएम तक बयान दे रहे हैं। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार के किसी संभावित कदम से बीजेपी को भी घबराहट हो रही है। इधर संजय राउत ने भी कह दिया है कि 2026 यानी अगले साल तक मोदी सरकार गिर जाएगी। और वहीं अजीत पवार की मां ने एनसीपी के दोनों गुटों और परिवारों में एकता की जो बात कही है, उससे भी नए सियासी समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक ठंड का आलम है। आप जानते हैं दिल्ली में भी ठंड है और पटना में भी ठंड है, धुंध छा रही है। और इधर सियासत में भी ऐसी ही धुंध दिखाई दे रही है, जो नीतीश कुमार के बयान से ही दूर हो सकती है। लेकिन अभी कोई स्पष्ट जवाब देने की जगह वो हाथ जोड़कर मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं। इस वीडियो को देखिए जरा, इस वीडियो में क्या कुछ है जरा इसको आप देखिए। फुल स्क्रीन ये वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप देखिए। इस वीडियो में बहुत कुछ, यहां पर नीतीश बाबू हैं और साथ साथ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। और यहां पर नीतीश बाबू से सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दे रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान, जबकि वो राज्यपाल हैं, इसीलिए इस मौके पर वो चुप रह सकते थे। जरा ले आइए, इनके साउंड के साथ ले आइए, जरा कह क्या रहे हैं, सुन लेते हैं। यादव ने स्वागत किया है मुख्यमंत्री जी, लालू यादव ने स्वागत किया है, कह रहे हैं कि आएंगे तो हाल ले लेंगे हम लोग। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए। आज भोज का दिन है, आज पॉलिटिकल चीजें बन रही हैं। लालू यादव ने स्वागत किया है मुख्यमंत्री जी, लालू यादव ने स्वागत किया है, कह रहे हैं कि आएंगे तो हाल ले लेंगे हम लोग। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए। आज भोज का दिन है, आज पॉलिटिकल चीजें बन रही हैं। लालू यादव ने स्वागत किया है मुख्यमंत्री। तो सुन रहे थे आप, सवाल पूछा जा रहा है यहां नीतीश बाबू से और जवाब दे रहे हैं राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कि देखिए आज पॉलिटिकल बात मत कीजिए। इस और दूसरी तरफ ये हाथ जोड़ रहे हैं यहां नीतीश बाबू। इस मौके पर आरिफ मोहम्मद खान चुप हो सकते थे, मगर उन्होंने जवाब क्यों दिया और नीतीश कुमार ने हाथ क्यों जोड़ा, इसकी भी डिकोडिंग करने की जरूरत है और अब की जा रही है इसकी डिकोडिंग। तेजस्वी यादव ने नीतीश की वापसी को लेकर लालू प्रसाद के बयान पर क्या कुछ कहा है, आइए जरा वो सुनते हैं पहले। तेजस्वी यादव, जी हां, लालू प्रसाद यादव के बयान पर क्या कह रहे हैं, जरा ये सुन लीजिए। देखिए, आज शपथ ग्रहण समारोह जो है पूरा हुआ है और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं गवर्नर साहब को और पूरी उम्मीद है कि संविधान की पूरी तरीके से वो रक्षा करने का काम करेंगे और सब लोगों को साथ लेकर के चले। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले। चलिए। तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि आप लोगों को ठंडाने के लिए ऐसा कह दिया, मगर यानी लालू प्रसाद यादव ने, मगर वो ये बात नहीं बता रहे हैं कि नीतीश कुमार आएंगे या नहीं आएंगे। और वहीं आज जिस तरह राजभवन में नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई है, उससे भी संकेत मिल रहे हैं कि चाचा भतीजा में दोस्ती फिर से शुरू हो रही है। और जरा उस तस्वीर को भी दिखा दीजिए जहां लालू प्रसाद यादव, ये देखिए,
ये इस तस्वीर को देखिए। यहां तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह राज्यपाल महोदय का, और ये हाथ जोड़े हुए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं चाचा, यानी दोनों के बीच दोस्ती फिर से हो रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है। और उधर कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार की वापसी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है बयान। और नीतीश कुमार को लेकर जो बयान कांग्रेस ने दिया है उसमें शकील अहमद खान ने साफ कहा है कि जो गांधीवादी हैं वो गोडसेवादियों के साथ नहीं रहेगा, जो गांधीवादी है वो गोडसेवादियों के साथ नहीं रहेगा, उसका साथ छोड़ेगा, हमारे साथ आएगा। शकील अहमद खान को सुनिए जरा। गांधीवादी जितने भी देश में हैं, गोडसेवादियों से अलग हो जाए तो सब साथ हैं। उम्मीद है नीतीश कुमार को आप मैंने आपको क्या कहा, गांधीवादी जितने लोग भी हैं, और नीतीश जी तो गांधी जी के 7 उपदेश तो अपने टेबल पे रखते हैं, तो गोडसेवादियों से अलग हो जाएंगे, सब साथ हैं। आप लोग एक्सेप्ट करेंगे उनको? इतना बड़ा लाइन बोल दिया, गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग गोडसे की विचारधारा से अलग हो जाएंगे, सब साथ हैं। तो इतनी बड़ी बात कह दी है कि जो गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं गोडसेवादियों का साथ छोड़ेंगे तो सब साथ हैं, यानी नीतीश बाबू के लिए हमारे दरवाजे भी खुले हुए हैं, यह कांग्रेस पार्टी कह रही है। लालू यादव ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी अब नीतीश कुमार के स्वागत के लिए तैयार है। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के लोग इस मुद्दे पर कैसे चिढ़ रहे हैं, इसकी मिसाल जो है वो आज ललन सिंह के बयान से से आप समझ सकते हैं। ये मिसाल देख लीजिए, ललन सिंह का बयान जिसमें वो उनकी चिढ़ साफ दिखाई दे रही है। जरा सुन लेते हैं ललन सिंह को। कुमार का स्वागत करेंगे, दरवाजा खुला है। छोड़िए न, लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और मजबूती से एनडीए में। नई साल में नई सरकार बनाएंगे सर। छोड़िए ना भाई, किस क्या बात, कौन क्या बोलता है उस पर प्रतिक्रिया हम देते रहे। बोलने के लिए आजादी है, फ्रीडम है, तो आजादी है, फ्रीडम है, तो कुछ बोलते रहेंगे। तो लालू प्रसाद यादव का नाम आते ही ललन सिंह जिस तरह से बौखलाए हैं, उससे जाहिर हो रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर भी असंतोष खदबदा रहा है। दोस्तों, बिहार से सामने आई तस्वीरें और वहां के नेताओं के बयान बता रहे हैं कि 2025 का साल नीतीश बाबू के एक बार और पलटी मारने का साल साबित हो सकता है। आप जानते हैं कि साल 2013 में नीतीश एनडीए से अलग हुए थे। बीजेपी ने उस समय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था और इससे नाराज होकर नीतीश बाबू ने बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन खत्म कर लिया था। इसके बाद आरजेडी और कांग्रेस पर हमलावर रहे नीतीश कुमार ने साल 2015 में इन दोनों दलों के साथ महागठबंधन बनाया और चुनाव लड़ा। जी हां, 2013 में अलग हुए, अपना वो अलग चुनाव लड़े। उसके बाद 2015 में ये महागठबंधन बनाते हैं कांग्रेस और आरजेडी के साथ, और कांग्रेस और आरजेडी के साथ चुनाव लड़ते हैं और इस गठबंधन को जीत मिलती है। लेकिन 2 साल बाद यानी 2017 में एक बार फिर नीतीश कुमार का मन बदल जाता है और लालू यादव और उनके परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद नीतीश बाबू ये गठबंधन तोड़ देते हैं। वो एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो जाते हैं। इस बार यानी 2017 में, इस बार उन्होंने 2019 का लोकसभा और 2020 का विधानसभा चुनाव साथ साथ लड़ा और इसमें उन्हें सफलता भी मिली। लेकिन 2022 में नीतीश बाबू का मन फिर से बदल जाता है और वो एक बार फिर से एनडीए से अलग हो जाते हैं और इंडिया गठबंधन बनता है। मगर 2024 में उन्होंने फिर एनडीए का दामन थामा और इंडिया गठबंधन छोड़ दिया, उस वक्त जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार आने वाली थी। जबकि इससे पहले वो विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार बन गए थे। सूत्रधार इस कदर बने थे कि इंडिया गठबंधन का पूरा फॉर्मेशन हो गया, इंडिया गठबंधन बन गया। और क्या अब 5वीं बार फिर से नीतीश बाबू पलटने के जा रहे हैं, ये कयास लग रहे हैं। और यही वजह है कि दिल्ली ही नहीं बल्कि मुंबई में बैठे भाजपा के लोग भी इससे परेशान दिख रहे हैं। जरा महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को सुन लीजिए कि कैसे वो भी परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। देवेंद्र फडणवीस को सुनिए। की सारे गीले शिकवे भुलाकर हम नीतीश जी को गले लगा लेंगे। बदललेली भूमिका को इंडिया मॅच सपने बोल रहा है कि सरकार गिरेगी आने वाली दिनों में। असं आहे, कितीही लालूजींनी स्वप्न पाहिले तरीही ते मुंगेरी लालचेच हसीन सपने राहणार आहे, ते स्वप्न पूर्ण होऊ शकणार नाही। लालू जी ने कितने भी सपने देखे तब भी वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही होंगे, वो पूरे होने वाले नहीं है।
तो लालू जी की बात को मुंगेरी लाल के हसीन सपने यहां बता रहे हैं देवेंद्र फडणवीस साहब, मगर नीतीश कुमार एनडीए में ही रहेंगे ये दावा फडणवीस भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खुद उनकी कुर्सी भी खतरे में दिख रही है। अजीत पवार और शरद पवार, जी हां, अजीत पवार और शरद पवार एनसीपी के दोनों चाचा भतीजा, लेकिन दोनों एनसीपी दो फाड़ में। यह सब कुछ आप जानते हैं, इतिहास के पन्ने को आप अच्छी तरह से जानते हैं, पलट चुके हैं। बहुत कुछ हम लोग महाराष्ट्र पे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अजीत पवार और शरद पवार के एक होने की संभावनाएं अब बढ़ रही हैं। इस बारे में प्रफुल्ल पटेल ने क्या कुछ कहा है, यह जरा सुन लीजिए। इसलिए यहां जरूरी है महाराष्ट्र की बात, क्योंकि उसका असर बिहार और बिहार का असर महाराष्ट्र पे पड़ेगा, और इन दोनों के बीच दिल्ली आती है, दिल्ली पर भी असर पड़ेगा। सुनिए जरा। नहीं, देखिए, अजीत पवार जी की माताजी ने कल कुछ अपेक्षा रखी कि हमारे परिवार में सब एक होना चाहिए, तो खैर खुशी की बात है। हम लोग तो पवार साहब के साथ इतने वर्षों से काम करते आए हैं, खास करके मैं, और मैं अपने आप को भी उनके परिवार का एक सदस्य मानता हूं, और उनका परिवार आज अगर एक हो सकता है और सब एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, तो उससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। सर, ये दोनों परिवार एक दूसरे के आगे आप कदम बढ़ाएंगे उसके लिए? देखिए, कोई किसी ने कोई प्लान कर, तो सब एक हो सकते हैं, एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इधर महाराष्ट्र और उधर बिहार और बीच में दिल्ली। आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि किस तरह लालू जी के बयान, एक बयान से मच गया है हंगामा, और दिल्ली से मुंबई तक बीजेपी कैसे हो गई है परेशान। इसको भी समझेंगे कि बिहार की सियासत से बड़ा अपडेट क्या है, ये जो रख रहा था आपके सामने। इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ, नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात, और उसके बाद लालू ने जो कह दी है बड़ी बात, इन सबको समझने की, डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना, और बिहार क्यों महत्वपूर्ण है इस बारे में हम लगातार चर्चा पिछले 3-4 दिनों से कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इस बिहार की सियासत का कितना असर पड़ने जा रहा है दिल्ली की सियासत पर, नरेंद्र मोदी पर, और क्या जो संजय राउत कह रहे हैं कि 2026 तक गिर जाएगी, 2026 तक, 2025 ऑलरेडी चल रहा है, यानी 2026 आते आते तो क्या 2025 में गिर जाएगी नरेंद्र मोदी की सरकार? क्या देश एक बार मध्यावधि चुनाव देखेगा? ये सब कुछ समझेंगे, लेकिन पहले स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को और फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि यहां से हम आगे की राजनीति को समझें। हमारे साथ 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं हमारे साथ, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं हमारे साथ, प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे पहले आता हूं प्रेम कुमार जी, आपके पास बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से आप देखते सुनते आए हैं, जरा आपसे समझूं जो कुछ चल रहा है आज, लालू प्रसाद यादव का बयान कितना मायने रखता है इन सब चीजों में, उस सियासत में? देखिए राजीव जी, हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। एक बात मैं जो रिपीटेडली कह रहा हूं वो कि नीतीश कुमार एनडीए में रह करके विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये मैं रिपीटेडली कह रहा हूं, और उसी दिशा में घटनाएं घटती दिख रही हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यह है कि जब कभी भी बिहार को लेकर के मीडिया में हलचल मची है, वो कभी बेमतलब नहीं गई है। इसकी वजह यह है कि राजनीतिज्ञ मीडिया का ही इस्तेमाल करके संदेश देने का काम करते हैं, जेस्चर देते हैं, पोस्चर देते हैं, बाइट देते हैं, और एक मीडिया के सहारे ही अपनी बात कहते रहे हैं। तीसरी बात यह है कि इस बार जो सबसे बड़ा कारण है गठबंधन से नीतीश कुमार के हटने का, या हटने की जो टेंडेंसी दिख रही है उसका, वो है अमित शाह का वो बयान जिससे वो पीछे नहीं हटे कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या नहीं, बल्कि कहा कि बैठक में तय किया जाएगा। उसके बाद बहुत सारे मैनेजमेंट वाले जो क्षतिपूर्ति वाले बयान होते हैं वो आए, लेकिन इसको काटने वाला कोई बयान नहीं आया। तो ये वो बात है जिसके बाद नीतीश कुमार के पास कुछ रह नहीं जाता है समझने के लिए कि उनका भी हश्र एकनाथ शिंदे वाला होने वाला है उनकी तरह। उसके बाद चौथी बात ये देखिए कि नीतीश कुमार का पॉलिटिकली जो
ये है झुकाव है, कब कहां किस चुनाव में होता है वो रणनीतिक तौर से होता है जी। उस हिसाब से भी इस बार विधानसभा का चुनाव उनको लग रहा है कि बीजेपी से हट करके लड़ेंगे तभी हम स्कोर कर सकेंगे। एक और बात इसमें है कि अब इतनी बार ये उलट पलट हो चुके हैं कि अब इनकी पार्टी टूटेगी ही, कोई रोक नहीं सकता है। ये एनडीए में छोड़ेंगे तब भी पार्टी टूटेगी, जब ये एनडीए में रहेंगे तब भी पार्टी टूटेगी, क्योंकि जेडीयू में एक धड़ा है जो कि खुल करके आरजेडी के साथ अलायंस के पक्ष में है, और एक धड़ा है जो कभी जैसे ललन सिंह का मैं नाम ले रहा हूं, जो कभी लालू प्रसाद जी के साथ में गठजोड़ हो जाए इसके लिए पिछले दरवाजे से जाया करते थे लालू प्रसाद जी के पास में, याद होगा पिछली बार की घटना। तो वो अब अपनी निष्ठा बदल चुके हैं, वो दूसरे आरसीपी हो गए हैं। आरसीपी बिहार में बहुत जाना माना नाम, जो प्रदेश की बागडोर नीतीश कुमार ने सौंप रखी थी, फिर सेंटर में जाके बीजेपी की तरफ हो गए, बाद में उनको पार्टी से निकालना पड़ा, फिर उन्होंने पार्टी भी बनाई, आज कहीं के नहीं है। तो वो एक और आरसीपी हो सकते हैं। उसी तरीके से उनके साथ संजय झा जैसे नेता हैं। ये एक दो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार का बीजेपी से शिफ्ट हो दूसरी तरफ, यानी एनडीए से अलग हो, तो पार्टी टूटेगी, ये भी है। अब ललन सिंह के बयान को जेडीयू का आचरण नहीं समझा जा सकता है आज की तारीख में, ये बात साफ है। तो अब जो घटनाएं घटी, लालू प्रसाद ने अपने दरवाजे खोले, नीतीश कुमार को न्योता दिया, इंडिया गठबंधन ने भी की कांग्रेस ने भी दे दिया, तो अब नीतीश को यही होता है। नीतीश कुमार कहते हैं हम कहीं नहीं जाते हैं, हमको लोग बुलाते हैं, वो सिचुएशन तैयार है। नीतीश कुमार ने कभी भी नहीं कहा कि हम यहां जाएंगे कि वहां जाएंगे, लोग उनको बुलाते हैं कि आप हमारे पास आ जाइए, और इसी वजह से उनका इंपॉर्टेंस बना रहता है। तो एक बार फिर सारी परिस्थितियां तैयार हैं, अब है कि ये घटना घटेगी कब, इस पर भी दो लाइन बोलना जरूरी है जी, कि जब तक चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हो जाती है, यानी इलेक्शन का ऐलान नहीं हो जाता है, उससे पहले अगर ये घटना घटेगी तो ये मुख्यमंत्री नहीं रह जाएंगे और प्रदेश राष्ट्रपति शासन में चला जाएगा। अगर इस स्थिति से बचना है तो इनको इंतजार करना होगा चुनाव के ऐलान का, उसके बाद वो बदले, लेकिन क्या तब तक सीटों की सहमति और तमाम चीजें जो होती है। एक मिनट प्रेम कुमार जी, क्या यहां पर अगर इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश बाबू आ जाते हैं तो सरकार बना लेंगे, उसमें क्या है, 6 महीने के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार रहेगी, क्या फर्क पड़ता है? और इतने अच्छे राज्यपाल हैं, इतनी अच्छी दोस्ती है, पुराने कलीग हैं, क्यों राष्ट्रपति शासन की बात होगी? देखिए, राज्यपाल की निष्ठा इस रूप में बदल जाए कि वो एनडीए के तरफ न वो ये सोचने लगे कि केंद्र सरकार भी जाने वाली है और समान परिस्थितियां ऐसी होने वाली हैं कि मोदी शाह की अब आगे चलने ही वाली नहीं है, हम अपनी भी राज्यपाल की कुर्सी बची रह सकती है या नहीं रह सकती है, वो वाला सिचुएशन हो जाए, तब जाकर के उतना बड़ा फेवर राज्यपाल लेंगे या अपनी लीग से हट करके जाएंगे। उन्होंने लाइफ टाइम जो चेंज होता है उन्होंने कर लिया है, राज्यपाल का टाइम राज्यपाल वगैरह सब अभी अवेल कर रहे हैं। अभी हमें नहीं लगता कि राज्यपाल बीजेपी के प्रति कोई निष्ठा छोड़ेंगे, ये ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन नंबर गेम में तो ये रहेंगे इधर, अगर इंडिया गठबंधन के साथ, क्योंकि पहले भी 2022 के बाद से साथ में थे, और नंबर गेम तो इनके साथ है इंडिया गठबंधन। ये जिधर जाएंगे उधर नंबर गेम में वो जो दल होगा, वो गठबंधन जो होगा वो सरकार बनाएगा। अभी उधर हैं तो उधर सरकार में, इधर हैं तो इधर सरकार में रहेंगे। और कैसे राज्यपाल यहां मना कर सकते हैं? और अगर मना भी करते हैं तो मामला कोर्ट तक जाएगा। जी वो कोर्ट तक जाएगा, सब कुछ होगा। मेरा ये कहना है, आपकी भी बात सही होगी, हो सकती है, हम ये कहते हैं कि बीजेपी किस हर हाल में बिहार की सरकार को अपने पास रखना चाहेगी, भले ही नैतिक अनैतिक करके वो नीतीश कुमार को दोबारा सत्ता बदलने नहीं दे।
ये इसकी पूरी संभावना, जेडीयू भी टूटेगी ये भी लगता है। तो ऐसे में राज्यपाल अनुकूल उन्होंने बना लिया है, जितने भी व्यक्तिगत संबंध हो, लेकिन मैंने कहा कि वो निष्ठा बदलना आसान नहीं है। तो ऐसी सूरत में हमें लगता है कि संख्या बल साथ दिख रहा है, लेकिन वास्तव में सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी ये बड़ा जोखिम है। ये जोखिम नीतीश कुमार लेंगे कि नहीं, इस पर डिपेंड करेगा कि वो पहले फैसला लेते हैं, वरना सुरक्षित फैसला तो तब होगा जब वो इलेक्शन अनाउंस हो जाए। जी चलिए ठीक है, आगे और बात हम करते हैं, आपके पास आएंगे। डॉक्टर राकेश पाठक जी, कैसे आप देखते हैं, किन परिस्थितियों को देखते हैं? लेकिन सबसे बड़ी बात, आज सुबह सुबह लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया, इसके बाद तेजस्वी यादव भी कुछ नहीं बोल पाए, और इधर नीतीश बाबू तो हाथ जोड़ करके ऐसा लग रहा था कि बस मैं आ ही रहा हूं, थोड़ा इंतजार कर लो। जितनी ज्यादा अनिश्चित है, शायद ही दुनिया के और किसी देश में इतनी ज्यादा अनिश्चितताओं से घिरी हो। यहां कब कौन किसके साथ चला जाए, कौन किसका साथ छोड़ दे, कोई गारंटी नहीं ले सकता। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी या कोई भी पार्टी, कांग्रेस जैसे एक दो दल हैं जिन्हें छोड़ देते हैं, जो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ न गए हैं न भविष्य में कभी जा सकते। इसलिए बिहार में कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन कल क्या होने वाला है इसकी आहट इन बड़े बड़े नेताओं के बयानों में सुनाई देना शुरू हो गई। जिस तरह किसी समय अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमारी पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद, लेकिन जरा सा खटखटाने पर दरवाजे खुल गए, कपाट खुल गया और वेलकम नीतीश कुमार कहते हुए वे अंदर दाखिल हो गए और आज 7वीं बार के मुख्यमंत्री जी। ऐसी ही दरार आज लालू प्रसाद यादव ने खोल दी। एक घिरी इस समय दरवाजे में टिकने लगी है, जिसमें से नीतीश कुमार चाहें तो खुद को बचाने के लिए थोड़ा सा और धक्का देकर दरवाजा खोलकर भीतर जा सकते। लेकिन जैसा कि प्रेम कुमार जी ने कहा है कि उसमें कई सारे कोण हैं, राज्यपाल की भूमिका भी है, आप भी लगातार कह ही रहे। मुझे लगता है राज्यपाल की भूमिका तो तब शुरू होगी जब सचमुच में नीतीश कुमार एक बार फिर अपने भाई और मित्र लालू यादव या अपने भतीजे तेजस्वी यादव के पास जाना चाहे। लेकिन तब राज्यपाल क्या सचमुच में इस सत्ता बदल को रोक पाएंगे, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था? और महाराष्ट्र में अंततः सरकार चलती रही, असंवैधानिक सरकार चलती रही। यह वैसी नौबत शायद नहीं आई। सिर्फ एक स्थिति बन सकती है जो हम पहले भी कई बार चर्चा में ला चुके हैं कि अगर बीजेपी और मोदी शाह को लगा कि दिल्ली पर इसका असर हो सकता है, तो बिहार को बचाने के लिए, पटना को बचाने के लिए ऑपरेशन लोटस लॉन्च कर दिया जाए। तब नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं बचेगा करने को। अगर उनके सांसदों में से चंद सांसद इधर से उधर हो गए, और इतनी बड़ी संख्या भी नहीं है कि दल बदल कानून कहीं लागू हो जाए, कुल संख्या में से आधे 2/3 भी अगर उधर चले गए तो बच जाए। विधायकों में से भी इतनी संख्या तोड़ना कोई बहुत कठिन काम है। सदन में इस वक्त उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या पहले से ज्यादा हो गई। तो अब नीतीश कुमार को सोचना है, उन्हें अपनी पार्टी भी बचानी है, अपने सांसद विधायक बचाने हैं, अपनी सरकार बचानी है। चुनाव में बीजेपी के साथ जाना है, मोदी शाह के साथ जाना है, या अपनी पार्टी, अपने विधायकों को बचाते हुए लालू यादव, तेजस्वी यादव के साथ जाकर एक बार फिर पुराने रिश्तों को ताजा कर लेना। ये उनके लिए बड़ा कठिन समय है, बहुत आसान नहीं होगा ये फैसला करना, क्योंकि वे जानते हैं कि जिस दिन लालू यादव के न्योते पर हाँ में जवाब देंगे, उसी दिन दिल्ली उनकी लगाम खींचने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। दिल्ली दरबार में बैठे हुए लोग नीतीश कुमार को कसने के लिए किस सीमा तक जा सकते हैं, यह हम महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में देख चुके हैं। किस तरह सरकारी एजेंसियों के जरिए सत्ताधारी पार्टियों को, सत्ताधारी राज्यों में जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, उन्हें किस तरह कसा गया। तो अभी अगले कुछ दिन देखने लायक होंगे कि आज तो लालू यादव ने न्योता दिया है, आज तो दरवाजे खोले हैं। तेजस्वी के पास भी अचानक कोई जवाब नहीं था कि वे क्या बोलते, अपने पिता की बात से उलट तो वे कुछ कह नहीं सकते, और उनका भी कोई नुकसान नहीं।
अगर उनके चाचा लौट आते हैं और चाचा भतीजे यथावत पहले जैसे पदों पर भी बने रहते हैं तो तेजस्वी और उनकी पार्टी को कोई घाटा होने वाला नहीं। चुनाव भी अगर वे लोग एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे। जी राजीव जी, बिल्कुल एक साथ लड़ेंगे तो बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे। यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि ये 2025 का साल और ये 25 जो है ये इसी साल चुनाव होना है बिहार में साल के अंत में अक्टूबर नवंबर में, लेकिन उससे पहले बिहार में गहमा गहमी का आलम और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने आज साफ साफ कह दिया है कि नीतीश बाबू आएं और काम करें, और ये कहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस कथन के बाद, इस वक्तव्य के बाद तेजस्वी यादव जो 3 दिन पहले कह रहे थे कि पैर पे उनको अपनी पार्टी में लाना, अपने साथ लाना, यानी इंडिया गठबंधन में लाना, मतलब है कि पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। कुल्हाड़ी मारने वाली बात से आज पलट गए तेजस्वी यादव और वो कह रहे हैं कि आप लोगों को यानी मीडिया वालों को ठंडाने के लिए ऐसी बात उन्होंने कह दी है। क्या मीडिया वालों को ठंडाने के लिए ऐसी बात कही गई है? क्या ऐसे ही हम लोग 2 घंटे बात कर रहे हैं? ये समझने की जरूरत है। जरा प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर प्रशांत टंडन जी आपके पास आता हूं। क्या ऐसे ही हम लोग कहे जा रहे हैं, बिना आग, बिना धुआं का आग या बिना आग का धुआं? और लालू प्रसाद यादव ऐसे ही बोल दिए, वही चले चलते राह में बोल दिए कि हाँ ठीक है आइए और काम कीजिए। और ऐसे ही उधर देवेंद्र फडणवीस साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं लालू जी। उनको मतलब मुंबई में भी महाराष्ट्र के सीएम को कहना पड़ रहा है, जवाब देना पड़ रहा है। या जो डॉक्टर राकेश पाठक जी कह रहे हैं कि यहां नकेल कसने की कोशिश की जाएगी जांच एजेंसियों से, लेकिन क्या ये जांच एजेंसियां 2024 के बाद से और 2024 के इलेक्शन के पहले की जांच एजेंसियों में फर्क नहीं है? क्या सीजेआई चंद्रचूड़ के बाद जो पूर्व हो चुके हैं, संजीव खन्ना ने जो कुछ किया है, नकेल कसने की कोशिश की है जांच एजेंसियों पे, वो काफी नहीं है? बहुत सारे सवाल आएंगे। और क्या यहां पर नरेंद्र मोदी अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी बचाने की चाहत में जो चाहें वो करने के लिए तैयार रहेंगे? बहुत सारे सवाल हैं। जरा प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, और इन्हीं सवालों के साथ आएंगे फिर प्रशांत टंडन जी के पास। जी देखिए राजीव जी, नीतीश कुमार एक नाथ चंदे नहीं है कि उन्हें कोई क्लीन होल्ड करके चला जाएगा और वो कुछ नहीं करेंगे। नीतीश कुमार एक मंझे हुए नेता हैं। 20 साल से वो बिहार की सत्ता पर काबिज हैं और उनका करिश्मा तो ये है कि जब वो बिहार में पार्टी नंबर 1 थे तब भी मुख्यमंत्री थे, जब उनकी पार्टी दूसरे नंबर पर पहुंची तब भी वो मुख्यमंत्री हैं, और पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर पहुंची वो मुख्यमंत्री तब भी हैं। ये है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को मैं बिहार का बिस्मार्क कहता हूं कि हमेशा 3 गेंदों के साथ खेलते हैं, 1 गेंद हवा में और 2 हाथ में। नीतीश कुमार को इतना हल्के में लेना, मुझे लगता है कि अपने आप को भ्रम में रखना, और इस बात को बीजेपी के दोनों दिग्गज जानते हैं। अमित शाह भी समझते हैं और नरेंद्र मोदी भी समझते हैं। यही वजह है कि जिस दिन नीतीश कुमार पटना के लिए रवाना हुए थे दिल्ली से, निशिकांत दुबे ने आनन फानन में जो कोशिश की थी कि किसी तरीके से नीतीश कुमार को नाराज ना किया जाए, जो आश्वासन वो अमित शाह और मोदी से चाहते थे, वो ट्वीट के जरिए मिला कि नहीं साहब, नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और अगले बार भी मुख्यमंत्री होंगे। ये जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, और नीतीश कुमार जिस तरह से खेलते हैं पूरे राजनीति को, कि अभी वो लालू प्रसाद यादव को भी देख रहे हैं और बीजेपी को भी तौल रहे हैं। वो अभी कोई कदम नहीं उठाने जा रहे। अभी का मतलब कि पिछले 3 दिन के भीतर ही वो कदम उठा लेंगे, ये मुझे नहीं समझ में आता है। नीतीश कुमार को जब ये लगेगा कि सारे बाजियां उनके पास हैं, उनके हाथ में हैं, नीतीश कुमार को 1 मिनट नहीं लगेगा। तो जो लोग अब ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार बदलेंगे नहीं या पलटेंगे नहीं, इस पर तो खुद नीतीश कुमार के पार्टी के लोगों को, और जब एक बार उन्होंने कहा था कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो भाजपा के लोग ही हंस रहे थे। ये भाजपा के लोगों को भी पता है कि नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार पलटेंगे तभी जब सारे पासे उनके पास हो। नीतीश कुमार धोखा खाने वाले नहीं है कि जैसे महाराष्ट्र में हुआ था, वो
आधार में लटक जाएगी सरकार, ये वो नहीं खेलने वाले हैं, ये तो तय है। हो सकता है कि कोई लॉन्ग टर्म वो कमिटमेंट करें लालू प्रसाद यादव के साथ कि अभी थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए और उसके बाद उड़ा दिया जाए विकेट, ये भी हो सकता है। सारी परिस्थितियां और बिल्कुल सधे हुए कदमों के साथ नीतीश कुमार कोई कदम उठाएंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब नीतीश कुमार का दिल एनडीए के साथ नहीं, ये तो पक्का हो चुका है। वरना नीतीश कुमार ये कह चुके होते कि हम कहीं नहीं जा रहे। नीतीश कुमार ने जब जब खामोशी ओढ़ी है तब तब कोई बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। तो ये जो खामोशी है उनकी, वो हाथ जोड़कर के केवल मुस्कुरा भर देना, ये राजनीति की भाषा तो सिर्फ नीतीश कुमार को आती है। संकेत में जो उन्होंने कह दिया है, तो मैंने कहा ना कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, अभी वो चल रहा है। जब भी उनको लगेगा कि हाँ अब सारी परिस्थितियां दुरुस्त हैं और दिल्ली पर भी नजर होगी नीतीश कुमार की, सिर्फ इतना भर नहीं है। अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने वही अहंकार दिखाया, देखिए नीतीश कुमार की हम बहुत आलोचना कर सकते हैं कि नीतीश कुमार ने अपने आप को इतना कमजोर करके मोदी के सामने बिल्कुल आत्मसमर्पण कर दिया। यह भी उनका एक राजनीतिक मुझे स्टंट लगता है, पैर पकड़ लेना। और लोगों ने उसकी बड़ी आलोचना की, समाजवादी धारा से निकलने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है। लेकिन नीतीश कुमार को अगर पैर पकड़ना आता है तो पैर पकड़ के पटकी लगाना भी आती है जी। तो इस बात को समझने की जरूरत है। मैंने कहा ना कि आप आलोचना कर सकते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार पलटू राम है ये कहकर के भी लोग बहुत मजाक बना सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के दाव को, जो राजनीतिक दाव है, आप उसको खाली नहीं देखेंगे। और अभी जो होने जा रहा है, नीतीश कुमार अगर खेलेंगे, उन्हें मालूम है कि उनके साथ क्या हुआ है, उनका जो अपमान हुआ है और जिस तरह से उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है, ये क्या नीतीश कुमार नहीं देख रहे हैं? या नीतीश कुमार अब बिल्कुल मानसिक रूप से कमजोर? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं मानता इस बात को कि नीतीश कुमार कहीं कमजोर हैं। हाँ, थोड़ा सा उनका इलाज वगैरह चल रहा है, तो कभी हो सकता है कि 2-4 पल के लिए चीजें हो जाती हों, लेकिन नीतीश कुमार अपने पूरे होशो हवास में है। और वो जब खेल करेंगे तो फिर चंद्रबाबू नायडू भी उनके साथ होंगे। ये हल्के में ले लिया जाना कि नहीं साहब बिहार में नहीं खेल होगा, ये खेला बड़े पैमाने पर होगा, दिल्ली में भी होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अपने गांव को खाली नहीं जाने देंगे। ये नहीं हो सकता है कि नीतीश कुमार की सरकार बर्खास्त हो जाए या राष्ट्रपति शासन लग जाए और फिर नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहे। ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अभी एक पारी और सफलतापूर्वक खेलने की स्थिति में है। वो 2025 में बिहार पर भी उनकी नजर है और 2029 तक वो देख रहे हैं। और अगर इंडिया अलायंस की तरफ से संकेत हो गया तो 29 तक भी इंतजार नहीं करेंगे, 25 में दिल्ली पर भी नजर उनकी होगी, फिर वहां पर भी होगा खेल। इधर ममता बनर्जी को आप देखिए, जो इंडिया अलायंस के भीतर फांक हुई थी और जिस वजह से नीतीश कुमार गए थे जनवरी में, पिछले जनवरी में नरेंद्र मोदी के साथ, उसकी बड़ी वजह वो मुंबई की बैठक थी, जिसमें जो सूत्रों की खबर है उस समय की कि जो हॉट टॉक हुई थी नीतीश कुमार और ममता बनर्जी की जाति जनगणना के सवाल पर। और मैं तो वो आपको बात भी बता सकता हूं, नीतीश कुमार ने जब इस मुद्दे को रखा तो ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं, यह मुद्दा हमारा चुनावी नहीं होगा। नीतीश कुमार के जबान से निकल गया कि अरे भाई आप तो भद्रलोक से आती हैं, आपको क्या मालूम होगा पिछड़ों के बारे में, जाति जनगणना का आपको एजेंडा थोड़ी ना समझ में आएगा। इस मुद्दे पर दोनों के बीच जो तकरार होती है और वो फिर दूरियां बढ़ती हैं और मामला कहां पहुंचता है, नीतीश कुमार निकलते हैं वहां से। अब ममता बनर्जी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वहां अडानी खेल कर रहे हैं, एक तीसरा मोर्चे की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही वो समय है जब नीतीश कुमार इधर एंट्री कर सकते हैं और ममता बनर्जी उधर। तो ये देखना पड़ेगा कि अब क्या खेल हो रहा है। ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं, मैंने कहा कि दिल्ली और बंगाल पर भी आपको नजर रखनी पड़ेगी, वहां पे क्या चल रहा है और इस बीच में क्या पकेगा, क्या होगा, इन तमाम परिस्थितियों पर भी नजर रखी जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जब भी दांव खेलेंगे तो वो दांव खाली नहीं जाएगा। इतना तो मैं उनकी राजनीति
की समझ को पढ़ते हुए ही कह सकता हूं। राजीव जी, दांव खाली नहीं जाएगा। लेकिन एक बात जो आप कह रहे हैं ममता बनर्जी, लेकिन दूसरी बातें यहां ये भी आती हैं कि ममता बनर्जी भी चाहती हैं कि नीतीश बाबू आए। आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश बाबू आए, ये ममता बनर्जी भी चाहती हैं। मुंबई की बैठक में क्या कुछ हुआ उस पर अभी नहीं जाएंगे हम, क्योंकि हम लोग वहां मौजूद थे उस बैठक में, प्रशांत जी भी थे। हम लोग बैठक में नहीं थे, लेकिन चूंकि कवर कर रहे थे और लगातार चाहे मुंबई की बैठक हो, चाहे उससे पहले उधर बेंगलुरु की बैठक हो, उन तमाम बैठकों में हम लोग थे और बहुत पैनी निगाह थी, वहीं थे। जो कुछ हुआ उस पर न जाकर यहाँ इतना तय है कि आज का जो इंडिया गठबंधन है जिसमें नीतीश बाबू नहीं है, वो एनडीए में है, लेकिन इंडिया गठबंधन दोनों हाथ फैलाकर नीतीश बाबू को अपने साथ लाने के लिए तैयार है। आज जब लालू प्रसाद यादव से पूछा गया कि नीतीश आएंगे, क्या नीतीश बाबू को साथ लेके आएंगे आप, तो लालू यादव साफ साफ कह रहे थे कि नीतीश आते हैं तो साथ आते हैं, साथ तो काहे नहीं लेंगे, ले लेंगे साथ। नीतीश साथ में आए, काम करें। नीतीश कुमार ही तो भाग जाते हैं, लेकिन हम माफ कर देंगे, आए और काम करें। ये बात लालू यादव कह रहे थे, यानी आइए और काम कीजिए, आप ही भाग जाते हैं, हम तो आपको लेके आना चाहते हैं, फिर से आइए और काहे नहीं लेंगे आपको साथ में। यानी ये एक मैसेज जो अभी शायद प्रेम कुमार जी या डॉक्टर राकेश पाठक जी, आप दोनों में से कोई कह रहे थे कि ये पूरा का पूरा जो मीडिया के जरिए जो कुछ हो रहा है, ये वहां से कहा जाता है। कुछ इनपुट्स हमारे पास भी होते हैं जो हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। सूत्र कौन होते हैं? इन्हीं में से तो कोई सूत्र होता है जो हम तक खबरें देता है। खैर, प्रशांत टंडन जी और बेहतर बताएंगे। प्रशांत जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं। बहुत सारे परतें जो है ना, उसको खोलने की जरूरत है, प्याज के एक एक छिलके की तरह, और यहां पहुंचने की जरूरत है उस जगह पे जहां आखिर क्यों नहीं नीतीश बाबू अलग होंगे। हम तो दावे के साथ कह रहे हैं, और प्रेम कुमार जी भी और तमाम हमारे साथी दावे के साथ कह रहे हैं कि 2025 का चुनाव नीतीश बाबू, बिहार का चुनाव एनडीए के साथ नहीं लड़ेंगे। और क्यों नहीं लड़ेंगे, उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे डॉट्स हैं। जरा मिला दीजिए प्रशांत जी, आप डॉट्स मिलाने के माहिर खिलाड़ी हैं। तो पहला डॉट तो राजीव जी ये है कि मैं कहूंगा मोदी जी से राजनीतिक गलती हुई है, या वो सही, उनके सलाहकारों ने सही सलाह नहीं दी है। नीतीश कुमार 2 दिन तक दिल्ली में थे और प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिले नहीं। आप देखिए कि वो दिलजीत दोसन से मिल रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं उसकी, लेकिन आपके सहयोगी दल का और राज्य का एक मुख्यमंत्री आपसे मिलने दिल्ली आया है और आप उससे मिले नहीं, और आपसे बिना मिले वो चला गया। ये अभी आज हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं राजीव जी, जब हम लोग ये कुछ फैसले वहाँ होंगे तो हम लोग रिविजिट करेंगे कि क्या ये गलती थी मोदी साहब की, क्या नीतीश कुमार को उन्होंने उनका तिरस्कार किया है, क्या उन्होंने उसको, नीतीश कुमार ने उसको तिरस्कार समझा है और वो काम पे लग गए हैं। एक बात। दूसरी बात, देखिए इस पूरे घटनाक्रम में एक बात जरूर है रेखांकित करने वाली कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब चंद्रचूड़ नहीं है, और महाराष्ट्र की तरीके की एक असंवैधानिक सरकार को चलते देने वाला काम अब नहीं हो पाएगा। तीसरी बात कि बिहार में जो भी फैसला होगा वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं होगा। रविकांत जी से मैं सहमत हूँ, वो जब भी फैसला होगा वो दिल्ली और बिहार का मिल के फैसला होगा। आज साल का, नए साल का दूसरा दिन है और आप देखिए कि बिहार और महाराष्ट्र से कैसी खबरें आ रही हैं। एनसीपी से कोई खबरें आ रही हैं, बिहार से खबरें आ रही हैं, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि 2025 का साल पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन का साल होगा, पॉलिटिकल लैंडस्केप देश का बदलेगा। उस तरफ घटनाएं जाती हुई दिखाई दे रही है। अब आते हैं बिहार पे। देखिए बिहार की राजनीति को लालू प्रसाद यादव कंट्रोल करते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी से लगभग दुगना सीट तो उनके पास अभी भी है, आरजेडी के पास। तो वो कंट्रोल करते हैं बिहार के नैरेटिव को, बिहार की राजनीति को।
और लालू प्रसाद यादव ने अगर कोई बयान दिया है तो वो आप ये समझिए कि जरूर जमीन पे कुछ ना कुछ हो रहा है, तभी उन्होंने बोला है। आरजेडी के पक्ष में दोनों बातें जाती हैं। वो बीजेपी और जेडीयू में कंफ्यूजन कितना फैलता है वो भी आरजेडी के पक्ष में जाएगा। नीतीश कुमार निकल आते हैं फिर भी पक्ष में जाएगा। महागठबंधन को आज की तारीख में 103 सीटें हैं महागठबंधन के पास बिहार में, केवल 20 सीटें नहीं हैं। नीतीश कुमार के पास 48 सीटें हैं और नीतीश कुमार बाहर निकलेंगे तो कोई ऐसा समीकरण नहीं बनता है 5 और 2 सीट की पार्टियों के साथ मिला के कि वहां पे एनडीए की सरकार बन पाए। तो महाराष्ट्र जैसा कोई खेल वहां पे होना संभव लगता नहीं फिलहाल। तो इन सब के मद्देनजर मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार फैसला कभी भी ले, वो फैसला महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पटना का मिल के फैसला होगा और ये नेशनल पॉलिटिक्स को भी प्रभावित करेगा। केवल अकेले पटना में शपथ ग्रहण नहीं होगा, फिर शपथ ग्रहण दिल्ली में भी होगा। तो ये दोनों बातें होंगी और बहुत दिलचस्प है कि जिस तरीके से घटनाक्रम है। आज देखिए कि तेजस्वी यादव का बयान भी थोड़ा सा कल से बदला हुआ है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने ऐसी बात बोल दी है कि वो उस खलबली मचा दी बिहार के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में, और ये खलबली भी रहेगी। एक बात और जो तेजस्वी यादव ने कही है कि राज्यपाल से उनको उम्मीद है कि संविधान की रक्षा करेंगे और संविधान के तहत काम करेंगे। तो अब देखते हैं कि संविधान के तहत उनसे क्या काम लिया जाता है, लेकिन दिलचस्प है। और बिहार में और देश में दोनों में नए राजनीतिक समीकरण बनने के बीज पैदा हो गए साल के दूसरे साल ही, दूसरे दिन ही, बिल्कुल साल के दूसरे दिन ही नई राजनीतिक जो समीकरण है, नया समीकरण वो बनते हुए हम बहुत जल्दी देखेंगे। और इंतजार हो रहा है 14 जनवरी का। 14 जनवरी के बाद क्या कुछ बदलने जा रहा है, लेकिन उससे पहले क्या जमीन तैयार हो रही है, सवाल तो उठता है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या ये जमीन तैयार की जा रही है वहां बिहार में? लेकिन बिहार की जमीन जो है वहां जो फसल उगाने की कोशिश हो रही है, शायद खेती यहां दिल्ली में भी हो उसकी। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए। विद्वान साथी बहुत सी बातें कह चुके हैं, आप भी बहुत सारी बातें खबरों में बता ही चुके हैं। दरअसल लालू यादव वो व्यक्ति हैं जो जानते हैं कि खबरों में कैसे बने रहना है। अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि नरेंद्र मोदी के गुरु रहे हैं वो खबरें बनाने में और हेडलाइंस तय करने में। उन्होंने एक बात कही और निश्चित ही उन्होंने कोई बिना सोचे तो नहीं ही कही होगी, जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही है। खास करके जब उनके बेटे तेजस्वी से भी बात की गई, तेजस्वी ने जिस तरह से ठंडाने की बात कही है, ये भी बात है। लेकिन आप ये देखिए कि किस मौके पर ये सारी बातें हो रही। एक ऐसे राज्यपाल को बिहार में भेजा जा रहा है जो बीजेपी के प्रति अपनी निष्ठा के लिए प्रसिद्ध है। उनकी निष्ठा जगह जगह जांची जा चुकी है, केरल जैसे राज्य में भी जांची जा चुकी है, और उन्हें बिहार जैसा बड़ा राज्य दिया गया है। वो भी तब दिया गया है जब चुनाव होने वाला है। इसी वर्ष बिहार में चुनाव होने वाला है। तो बीजेपी की बड़ी फांस ये है कि बिहार में उसकी सरकार स्वतंत्र रूप से नहीं, उसका मुख्यमंत्री नहीं है, किसी और के साथ रहना पड़ रहा है। और दिल्ली भी उसकी दुखती रग है, 2 दुखती रगें उसकी एक साथ है। अब लालू यादव जिस तरह की राजनीति करते हैं, वो बड़े धुरंधर खिलाड़ी रहे हैं, पूरी बिहार की राजनीति को संचालित करते रहे और एक मायने में देखा जाए तो पूरे देश की राजनीति को संचालित करते रहे हैं। तो लालू यादव की एक और खूबी कि बड़ी से बड़ी बात को भी इतने हल्के फुल्के मजाकिया अंदाज में कह देते हैं कि उसका अर्थ निकालना वो कोई आसान बात नहीं होती। वो जिस तरह से कहते हैं बड़े आसानी से और मजे लेने वाले अंदाज में वो बात करते हैं। उन्होंने वो मजे लेने वाले अंदाज में बात कर दी
और हमने देखा कि किस तरह राज्यपाल महोदय टिप्पणी कर रहे हैं पत्रकारों के सवाल पर, और तेजस्वी यादव के कंधे पे हाथ रख के किस तरह से नीतीश बाबू बात कर रहे हैं। तो ये बात तो साफ है कि तेजस्वी बहुत मंच चुके हैं राजनीति में, मजे हुए खिलाड़ी हैं, और लालू यादव भी, तो उनका तो कहना ही क्या। तो बड़ी दिलचस्प कहानी होगी, और ये बात तय है कि नीतीश कुमार कब तक खैर मनाएंगे, कब तक खैर मनाएंगे। 7 बार वो ऐसे व्यक्ति हिंदुस्तान में जो मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं, फिर वो मुख्यमंत्री पद से हटते हैं, फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ऐसा रिकॉर्ड तो भारतीय राजनीति में किसी दूसरे का है नहीं। तो नीतीश और तेजस्वी की बातचीत को भी आप देखें, और लालू यादव की बात को भी अगर गौर करें, तो बिहार में बदलाव मुश्किल नहीं है। यह भी चर्चा है कि शायद बीजेपी राष्ट्रपति शासन के पक्ष में रहेगी, क्योंकि ये उसकी सेहत के लिए, बीजेपी की सेहत के लिए अच्छा होगा, लेकिन कोई ना कोई तो बहाना उन्हें बनाना ही पड़ेगा। और ये भी कह रहे हैं कि पंडित की राष्ट्रपति शासन बिहार में नहीं लगेगा जब तक कि नीतीश बाबू हैं ही साथ में। तो मजेदार प्रसंग है। पूरे बिहार की राजनीति इस देश के लोग फिर से देख रहे हैं, और बिहार का ऊंट कहां बैठेगा, किस करवट बैठेगा, ये देखने वाली बात है। तो अभी तो राजनीति में मजा लिया जा रहा है राजीव जी, सारा देश मजे ले रहा है बिहार के, और खासकर लालू यादव जिस मजाकिया अंदाज में वो अपनी बात कहते हैं, गंभीर से गंभीर बात। सोचिए, चरवाहा विद्यालय उन्होंने शुरू किया, रेलवे को प्रॉफिट में ला दिया, रेलवे में उन्होंने जो प्रयोग किए, और रेलवे को लेकर जो प्रयोग किए वो कोई चर्चा में छोटी बात तो है नहीं। तो अब लालू यादव फिर राजनीति के केंद्र में आएंगे। नीतीश कुमार धीरे धीरे हाशिए की ओर जा रहे हैं, और वो हाशिए पे के बाद पन्ना कब पलट जाएगा इस बात को जानते हैं नीतीश कुमार। राजीव जी फिलहाल जी बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार मजे हुए खिलाड़ी हैं, और बहुत सही कह रहे थे हमारे साथी कि शायद प्रशांत जी या प्रोफेसर रविकांत जी की शुरुआत से आप देखिए, जब नंबर 1 पार्टी थे तब भी मुख्यमंत्री, शायद प्रोफेसर रविकांत जी वो कह रहे थे, जब नंबर 2 रहे तब भी मुख्यमंत्री, नंबर 3 तीसरे नंबर की पार्टी हुई तब भी मुख्यमंत्री। यानी सियासत में उनका इकबाल बोलता है, और वो भी बिहार में, ये तो सब जानते हैं। तभी तो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि आप अगर वो आते हैं तो क्यों नहीं, और आए और काम करें। आए और काम करें का मतलब क्या है, अमलेंदु उपाध्याय जी। लेकिन उससे पहले जरा 2-3 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। एक तो आज जब नीतीश बाबू से पूछा जा रहा था कि लालू यादव ने आपको ऑफर दे दिया, आप क्या कहेंगे, तो इस पर नीतीश कुमार हाथ जोड़ रहे हैं, और नए नवेले राज्यपाल उस पर अपनी बात रख रहे हैं। आप सोचिए, छोटी मोटी बात नहीं है। जरा उस बाइट को ले आइए राजभवन में, जब पूछा जा रहा है, जब राज्यपाल नए नवेले आरिफ मोहम्मद खान शपथ लेते हैं, उसके बाद मीडिया पत्रकार पूछते हैं कि आपको ऑफर मिला है लालू प्रसाद यादव से, तो क्या जवाब आ रहा है। देखिए किस तरफ से जवाब आ रहा है। लालू यादव ने स्वागत किया है मुख्यमंत्री जी, लालू यादव ने स्वागत किया है, कह रहे हैं कि आएंगे तो हाल ले लेंगे हम लोग। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए। आज वोट का दिन है, आज पॉलिटिकल चीजें बंद है। लालू यादव ने स्वागत किया है मुख्यमंत्री जी, लालू यादव ने स्वागत किया है, कह रहे हैं कि आएंगे तो हाल ले लेंगे हम लोग। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए। आज वोट का दिन है, आज पॉलिटिकल चीजें बंद है। लालू यादव ने स्वागत किया है। तो सुन रहे थे, कह कौन रहा, जवाब कौन दे रहा है, वो हाथ जोड़ रहे हैं। यानी ये चुप रहेंगे, हम चुप रहेंगे क्योंकि हमने मन बना लिया है, चुनाव नहीं लड़ेंगे आपके साथ। आप बगल में रहेंगे, राज्यपाल तब भी रहेंगे, आऊंगा फिर से वही पर्ची लेके, और शपथ ग्रहण की तारीख मांगूंगा आपसे। अमलेंदु जी, ऐसे ही होने वाला है क्या? अब बिल्कुल राजीव जी, बहुत कुछ होने वाला है। और आप देखिए कि जिस समय ये सवाल पूछा जा रहा है, उस समय जो बगल में जो खड़े हुए हैं 2 उप मुख्यमंत्री, उनके चेहरे के भाव पढ़िए आपकी, कैसे 12 बज रहे हैं दोनों के चेहरे पर। और नीतीश कुमार हाथ जोड़कर बस नमस्ते कर रहे हैं, और बता रहे हैं नीतीश कुमार कि जो पूछ रहे हो वो सही है। नीतीश कुमार ना नहीं करते हैं, ये नहीं कहते हैं कि लालू जी तो कुछ कहते ही रहते हैं, जैसा ललन सिंह बोल रहे हैं। तो ललन सिंह के वक्तव्य में और नीतीश के हाथ जोड़ने में कितना जमीन आसमान का अंतर है राजीव जी। इससे साफ समझा जा सकता है कि बिहार में चल क्या रहा है, नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, और किस तरीके से चीजें आगे बढ़ने वाली हैं। और इसके बाद जिस तरीके से सम्राट चौधरी बोले हैं, तो उससे भी समझा जा सकता है कि क्या क्या चल रहा है बिहार में राजीव जी। और सबसे बड़ी बात कि गवर्नर साहब जो हैं
उनको ये कहने की आवश्यकता क्या पड़ गई कि अभी वही राजनीति की बात करो, आज ओथ का दिन है। सबसे बड़ी राजनीति तो यही है राजीव जी, कि जब ये कह दिया जाए किसी राजनीतिक मसले पर कि अभी राजनीति नहीं, तो इससे बड़ी राजनीति कोई दूसरी नहीं हो सकती। तो आरिफ मोहम्मद खान सबसे बड़ी राजनीतिक बात जो वो कह रहे हैं, तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। आरिफ मोहम्मद खान को लेकर राजीव जी बहुत सारी बातें हो रही हैं, और कल भी मैंने कहा था कि आरिफ मोहम्मद खान से अगर मोदी जी ये सोचें कि वो जगदीप धनखड़ हो जाएंगे, तो कम से कम बिहार के मामले में आरिफ मोहम्मद खान जगदीप धनखड़ नहीं होंगे, ये पक्का है। और क्या वो परिस्थितियां बनेंगी कि ऐसी कोई स्थिति आए कि उनको ये साबित करना पड़े कि वो जगदीप धनखड़ है? मुझे लगता है ऐसी परिस्थितियां भी नहीं बनेंगी, चूंकि नीतीश कुमार अच्छे तरीके से जानते हैं, और उन्होंने यानी कितने आरसीपी सिंह निपटाए हैं अब तक, जीतनराम मांझी से लेके आरसीपी सिंह सब निपटाए हैं नीतीश कुमार ने। भाई ये परिस्थितियां कोई नीतीश कुमार के सामने पहली बार थोड़ी आ रही हैं। जब बना दिया था जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री, तब भी ऐसी परिस्थिति आई थी कि पार्टी टूट रही है और जीतनराम मांझी बीजेपी से मिल गए हैं। आरसीपी सिंह को बनाया, तब भी परिस्थिति आ गई थी। तो अब अगर ललन सिंह या कोई संजय झा नाम के व्यक्ति जो है वो अगर बीजेपी से सटे हुए हैं, तो नीतीश कुमार उसका भी इंतजाम उनके पास कुछ ना कुछ होगा, और इसीलिए बेफिक्र से जो है नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं राजीव जी। दूसरी बात यह है कि चूंकि अब केंद्र में जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी एक भी सांसद खरीदने की स्थिति में नहीं है, वरना 6 महीने में दूसरे दलों के ही सांसद खरीद लिए होते। सहयोगी दलों की बात छोड़ दीजिए राजीव जी, छोटे छोटे जो राजनीतिक दल हैं, इंडिया गठबंधन के दल हैं, उनमें ही एक खरीद फरोख्त हो गई होती। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की ये क्षमता नहीं है किसी एक भी सांसद को खरीद सकें। खुद पहले अपने 20 बचा लें जो गायब हो गए थे वन नेशन वन इलेक्शन पर। बीजेपी के 20 गायब जी, किसी दूसरे के नहीं। मनी बिल अगर उस दिन होता, मनी बिल होता तो सरकार गिर जाती। जी, सरकार गिर जाती उस दिन, अगर मनी बिल होता वो तो सरकार गिर जाती। तो किसी दूसरे का खरीदने से पहले अपने बचा लो। और नरेंद्र मोदी आज की तारीख तक भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं। तो बहुत कुछ बीजेपी के अंदर भी चल रहा है, और बीजेपी के अंदर भी लोगों को इंतजार है कि नरेंद्र मोदी से कब जो है अपने दुख दर्द जो है वो सारे उनसे हिसाब किताब चुकता किया जाए। तो नीतीश कुमार के पास भी राजीव जी एक बहुत अच्छा मौका आया है कि जब उन्हें बताना है कि समय कितना बलवान होता है, ये नीतीश कुमार समझाएंगे अब नरेंद्र मोदी को कि समय इतना बलवान होता है। वो है ना, कबीर का ही तो है शायद कि माँ की कहे कुम्हार से तू का रूंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तोए। तो नीतीश कुमार का जितना अपमान जो है किया है नरेंद्र मोदी ने, उस अपमान का बदला लेने का सही समय आ गया है। और विधि का विधान देखिए राजीव जी कि नरेंद्र मोदी इस स्थिति में नहीं है कि उसको रोक सके अब। तो चीजें बहुत कुछ बदलने वाली हैं। तो अगर राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ये चाहते हैं कि वो मंत्री बने रहे, तो जाए नरेंद्र मोदी के साथ, कौन रोक रहा है? लेकिन बाकी कोई नहीं जाएगा, एक नहीं जाएगा, हम लिख के दे सकते हैं, एक नहीं जाएगा, क्योंकि सबको दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी की वो क्षमता नहीं है, ना तो राजनीतिक तौर पे और ना जनता के तौर पे। जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र जीता राजीव जी, किसी भी आप साधारण आदमी से बात कर लिए, वो ये कहता है कि बेईमानी से जीता गया, जनता ने नहीं जिताया है। जब जनता में आपका इकबाल खत्म हो चुका है, तो आप कुछ भी राजनीतिक दांव पेश करते रहिए। ईडी सीबीआई अब आपके लिए उस तरीके से काम नहीं करेंगे, अदालतें भी नकेल कस रही हैं और विपक्ष भी जो है नकेल कस रहा है, बता रहा है कि आने वाला समय जो है इन अफसरों के लिए भी ठीक नहीं होगा। तो इसलिए कोई भी मतलब ये अगर चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, देखिए अभी तक तो अमित शाह काम खराब करती है नरेंद्र मोदी का। 4 जून के बाद से जो नरेंद्र मोदी के काम खराब कर रहे हैं वो अमित शाह ही खराब कर रहे हैं सारे। भाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए अब शब्द कहने की आवश्यकता क्या थी? जो एक मौका मिल गया दूसरे लोगों को, नीतीश कुमार भी अब जब जाएंगे तो सबसे पहले यही कहेंगे कि देखिए ये तो बाबा साहब का अपमान कर रहे थे, हम तो इनके पैर छू रहे थे। अब आप तो जानते ही हैं कि हम कैसे बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त कर लेंगे। तो बहुत सारी चीजें अमित शाह ने जो खराब कर दी हैं, मोदी जी उसको भुगतेंगे। समय आ गया है राजीव जी, और मैंने जैसे पहले भी कहा कि ऊपर वाले क्या देर है अंधेर नहीं, और सब कुछ यही है, नीचे हिसाब किताब होते हैं, ऊपर कहीं कुछ नहीं होता है, सारे हिसाब किताब यही होते हैं। तो 10 साल जो आपने किया है उसको जो बोया आपने 10 सालों में, उसको काटने का सही समय आने वाला है। मोदी जी थोड़ा इंतजार करें, 2025 जो है अच्छा साबित नहीं होने जा रहा मोदी जी। एक ब्राह्मण ने कहा यह साल अच्छा है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं जरा, और प्रेम कुमार जी एक बार फिर से आना चाहता हूं आपके पास। प्रेम कुमार जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब अभी अंबेडकर साहब के ऊपर जो अमित शाह ने बयान दिया, उसके बाद से नीतीश बाबू के यहां से खबरें आने लगी। क्या ये टर्निंग पॉइंट माना जाएगा? अमित शाह का बाबा साहब अंबेडकर पे दिया गया बयान,
11 सेकेंड में उन्होंने पूरी की पूरी भाजपा को लपेटे में लेकर और कहाँ लेके पहुँचा दिए हैं वो सब जान रहे हैं। भले मीडिया उनके साथ, बाकी तमाम चीज़ें हैं, वरना अभी इस देश में कुछ और हो रहा होता, ये आप भी जानते हैं। उस मीडिया चैनल्स पे आप जाके बैठते हैं, इसलिए भी कह रहा हूँ, आपसे बेहतर और कौन जानेगा। लेकिन ज़रा बताइए, क्या ये टर्निंग पॉइंट है जहाँ से नीतीश बाबू नाराज दिख रहे हैं? राजीव जी ठीक कह रहे हैं आप। मुझे याद है प्रशांत टंडन जी किसी दिन कह रहे थे अमित शाह जी ने एक बड़ी भूल की थी जब उन्होंने जुमला कहा था 15 लाख को, और ये दूसरी बहुत बड़ी भूल है जो अंबेडकर जी के लिए उन्होंने कहा है, और ये बड़ी भूल उससे कहीं ज्यादा बड़ी भूल है जो पिछली बार की भूल या गलती थी। और आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जिस पर मुझे एक बात बोलने का अवसर मिला है कि बिहार में एक जो राजनीति बदल रही है, अब तक लोग एक्सपेक्टेड लाइन पर चल रहे हैं कि नीतीश कुमार इधर से उधर होंगे वगैरह वगैरह, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड लाइन भी है जो कि बहुत जल्द आपको होगा। उस दिशा में बातें बढ़ रही हैं और अंबेडकर का अपमान उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो है जो नया कंसोलिडेशन होने वाला है बिहार में, वो दलित से मतलब आप समझ लीजिए महादलित, हाँ दलित तो है ही, महादलित बिहार में एक अलग कैटेगरी है जी जी, और नीतीश कुमार ने ही वो कैटेगरी बनाई थी। उसके बाद कोयरी कुर्मी प्लस मतलब ओबीसी का एक हिस्सा और मुस्लिम, ये एक नया समीकरण, और कांग्रेस के साथ मिलकर के, कांग्रेस तो सर्व समन्वयवादी है, इनको तो कोई, कांग्रेस को कोई एक पार्टी से नहीं जोड़ सकते, सभी पार्टी से आप जोड़ते हैं, तो ये एक नया कॉम्बिनेशन दिखने वाला है। एनडीए से चिराग पासवान का मैं खुल करके कह रहा हूं, चिराग पासवान की निष्ठा डोल रही है, और नीतीश कुमार चिराग पासवान को लेकर के अब नई पारी खेलने वाले। और जो एक बात जो तेजस्वी और लालू प्रसाद के अलग अलग बयान हैं उसको भी डिकोड करने की जरूरत है। तेजस्वी का बयान परिपक्व बयान नहीं है, लालू यादव ने उनके बयान पर एक तरह से उसको कवर अप करने का प्रयास किया है कि लालू प्रसाद जी को भी पता है कि अगर कांग्रेस, नीतीश और चिराग पासवान का कॉम्बिनेशन वहां इकट्ठा हो गया तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी की जिद के कारण आरजेडी को अलग होना पड़े, तो ये लालू प्रसाद नहीं होने देंगे। मगर इस वजह से बिहार में हम ये कह रहे हैं कि राजनीति नए सिरे से करवट ले रही है, और उसमें अब सिर्फ सेट पैटर्न पर नहीं, नए पैटर्न पर ये ले रही है। और इसके लिए अगर बीजेपी की तरफ से कोई गुनहगार है तो वो अमित शाह हैं, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के नाम का जो अपमान किया है, उसकी वजह से जनता अब बीजेपी के साथ देने वाले पॉलिटिशियंस जो दलितों की आवाज उठाते हैं, पिछड़ों की आवाज उठाते हैं, उनको बख्शने के लिए तैयार नहीं है। उनको कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, और इसलिए बिहार की राजनीति हो सकता है जो आप कह रहे थे, मैं कह रहा था कि चुनाव इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद होगा, लेकिन अगर कुछ पहले होगा तो इस नए समीकरण के साथ होगा। ये बात मैं जोड़ रहा हूं। जी जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहां जोड़ रहे हैं। जरा इसी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर रविकांत जी, क्या आपको भी लगता है कि बाबा साहब अंबेडकर पे दिया गया बयान अमित शाह का, ये बयान घातक साबित होने जा रहा है और उसकी शुरुआत बिहार से होने जा रही है? कहा था कि लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने एक ब्लेंडर किया था जब संविधान को खत्म करने की बात। ये दूसरा ब्लेंडर है जो अमित शाह ने बात की है, और उस पर जिस तरह से उन्होंने अहंकार दिखाया है, बजाय माफी मांगने के, और उन्होंने विपक्ष को ही घेरने की कोशिश की, और उस पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर होना, राहुल गांधी का नीली टी शर्ट पहन के आना, मैं भी अंबेडकर, इस पूरे मुहिम के साथ, और वो नारे भी लगना, ये दिखाता है कि आज की राजनीति अब वो सामाजिक न्याय और डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिकी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही। मैं पिछले लगातार कई सालों से इस बात को कहता आया हूं कि हिंदुत्व के सामने अगर कोई
इस समय बड़ी ताकत और लड़ने की मुद्रा में खड़ी हुई है सीना तान के, तो वो अम्बेडकरवाद है। और यही वजह है कि आज समूचा विपक्ष डॉक्टर अंबेडकर के अपमान पर एकजुट है और अमित शाह को माफी मांगने के लिए, उन पर कार्रवाई करने के लिए लगातार एग्रेसिव था। लेकिन जो बीच में खेल हुआ कि अमित शाह नहीं माफी मांगेंगे और मोदी ने कवर अप करने की कोशिश की 5-5 ट्वीट करके, इधर बिहार में जो परिस्थितियां बनी वो तमाम बीजेपी के सहयोगी दलित नेता भी खामोश रहे, प्रेशर उन पर भी है। जब चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जाएंगे दलितों के बीच में चुनाव के समय, तो क्या जवाब मिलेगा उनको? ये बिल्कुल, और नीतीश कुमार की जो खामोशी है वो ये दिखाती है कि उनके लिए, अभी शायद प्रेम कुमार जी ने कहा कि अब उनके लिए बहुत आसान हो गया है कि किस मुद्दे पर वो जा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर का अपमान वो नहीं सह सकते, वो उस समाजवादी धारा से निकल करके आते हैं जहां अपने पुरखों का सम्मान करना सिखाया जाता है। यहां तो केवल अपमान करना और अपमान करना ही नहीं, राष्ट्रपिता गांधी के गोली मारने पर जश्न मनाना, ये इनकी अपनी फितरत है। तो नीतीश कुमार को वहां से निकलने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। अब जब इतना बड़ा मुद्दा उनको मिल गया है, अभी तक ये था कि कोई ऐसा मुद्दा नहीं था उनके पास। हालांकि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का दम तो बहुत पहले से घुट रहा था। संजय झा और लल्लन सिंह ने जो उनके साथ किया और जिस तरह से मोदी और शाह खेल रहे थे कि जेडीयू को तोड़ दिया जाए, लेकिन चिराग पासवान के साथ जो नजदीकियां नीतीश कुमार की बढ़ी वो भी उनकी चिंता का सबब था। और मैंने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार वो खिलाड़ी हैं। देखिए, आपको बीजेपी को लगता है आजकल, आज के इस तारीख में, कि साहब बहुत बड़ी खिलाड़ी है और वो चुनाव जीत रही है, लेकिन मेरा अपना जो एनालिसिस है कि आज की तारीख में बीजेपी के पास मुश्किल से 20 से 22% वोट है, इससे ज्यादा उसके पास है ही नहीं। ये खींच करके इतना वोट, इसके बाद वो कारपोरेट खेल करता है, उसके बाद वो पैसा बांटा जाता है, चुनाव आयोग खेल करता है, बेईमानी की जाती है, बदमाशी की जाती है, ये सब होता है। तो आप ये कहे कि नहीं साहब नीतीश कुमार और वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह बहुत बड़े खिलाड़ी तो मैं मानता हूं नीतीश कुमार को, शरद पवार को। ये जो पुराने दिग्गज हैं वो जब खेलते हैं तो किसी को हवा भी नहीं लगती, क्योंकि वहां असली राजनीति होती है। वहां लठैत नहीं काम करते कि ईडी सीबीआई का छापा है फिर उनको तोड़ दीजिए, पैसा दे दीजिए, खरीद लीजिए, ये नहीं है। वहां असली कूटनीति होती है जिसको राजनीति में कहते हैं। तो उस कूटनीति की तरफ अब नीतीश कुमार बढ़ चुके हैं, जो वो खामोशी ओढ़े हैं। जब नीतीश कुमार ने खामोशी ओढ़ी, मैं तो सबसे बड़ा संकेत यही मान रहा हूं जो आज आपने अभी दिखाया वीडियो, उसमें नीतीश कुमार की मंद मंद मुस्कान और बड़ा उदार भाव प्रणाम करते हुए, अब आप समझ लीजिए कि क्या खेल करने जा रहे हैं। कई बार नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव यदुवंशी हैं, लेकिन कई बार कृष्ण की भूमिका में नीतीश कुमार आ जाते हैं। मंद मंद मुस्कुरा करके दाव खेल देना, मैं उस मिथक से थोड़ा सा जोड़ रहा हूं। तो ये आप नीतीश कुमार को देखेंगे और मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बचा हुआ है। हाँ, हालांकि नीतीश कुमार सब कुछ अपना बचा करके चले। अगर उनको लगेगा कि नहीं अगला भविष्य जो 5 साल है वो अगर एनडीए के साथ सुरक्षित है, तो फिर वो खामोशी धीरे से उसी में बदल जाएगी। लेकिन परिस्थितियां बहुत कुछ बदल चुकी हैं और जरा भी मौका मिलता है, अगर शाह और मोदी ने उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की और वहां ऑफेंसिव खेला, नीतीश कुमार के सामने डिफेंसिव ही खेलना पड़ेगा, वहां ऑफेंसिव नहीं चलेगा। और जरा भी ऑफेंसिव इन्होंने खेला तो पहले खेला नीतीश कुमार करेंगे, और वो सिर्फ पटना में नहीं होगा, फिर वो इंद्रप्रस्थ तक जाएगा, वो दिल्ली भी ले डूबेंगे। वो नीतीश कुमार हल्के में कतई नहीं है। हम लोग खूब आलोचना करते हैं उनके पलट जाने की, लेकिन उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि सत्ता में कौन रह रहा है और कहां कौन किसको पटकनी दे रहा है। चला लीजिए उन पर ईडी सीबीआई, नीतीश कुमार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां नहीं चलने वाला। इसलिए बस इंतजार करना है और ये देखना है कि ये मंद मंद मुस्कुरान कब वो ताली मार करके धीरे से नीतीश कुमार चेंज करते हैं अपने आप को ना। वो जो दाव होता है उस दाव को बस देखने की जरूरत है और बहुत जल्दी आने वाला है।
जो मुझे लगता है। जी बिल्कुल। क्या आपको भी लगता है प्रशांत जी कि ये टर्निंग पॉइंट वहीं से इसकी शुरुआत हुई संसद से? जी देखिए, बहुत कुछ जो परिवर्तन हो रहा है मैं 2015 में लेके चलता हूँ, वहां से देखते हैं जी कि जब मोहन भागवत ने आरक्षण को रिव्यू करने की बात की, उसके बाद के चुनाव में बिहार में क्या हुआ था? पूरा चुनाव उलट गया था, बीजेपी के हाथ से निकल गया था। बावजूद इसके कि मोदी जी 20 लाख 1 लाख करोड़ के 1.25 लाख करोड़ के पैकेज को अनाउंस कर रहे थे बहुत नाटकीय ढंग से, जी बावजूद उसके वो उलट नहीं पाया। तो बिहार के समाज को आप देखिए कि बिहार का जनमानस करता क्या है। और अभी झारखंड का चुनाव हुआ है, हमने देखा कि कितना ज्यादा सांप्रदायिक झारखंड का चुनाव करने की कोशिश की गई, लेकिन झारखंड का चुनाव सांप्रदायिक हुआ नहीं। तो झारखंड तो 20 साल पहले तक तो बिहारी था, 20 साल पहले तो बिहारी था। बिल्कुल। तो समाज तो एक जैसा है दोनों राज्यों का लगभग। तो बिहार बहुत अलग ढंग से सोचता है। और मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बयान नेता जो कुछ हो रहा है पर्दे के पीछे, पता नहीं क्या नीतीश कुमार के मन में था जो वो कहना चाहते थे मोदी से, और मोदी उनसे मिले नहीं। ये बात, इस बात पे पर्दा अभी भी है कि वो क्या बात थी जो वो बात करना चाहते थे। कुछ तो बात होगी जो टेलीफोन पर नहीं हो सकती है, जो आमने सामने बैठ के हो सकती है। क्या वो बात अमित शाह के बारे में थी जो और वो भाप गए थे और मिलने से कतरा गए? लेकिन जो भी हो, बिहार में अगले कुछ महीनों में जो अमित शाह ने पार्लियामेंट में बोला है डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, उसका गहरा असर होगा। जातिवार जनगणना का गहरा असर होगा, संविधान के विमर्श का गहरा असर होगा। इन तीनों के विमर्श की वजह से बिहार के पॉलिटिकल परिदृश्य में, लैंडस्केप में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, अब बात हो रही लल्लन सिंह की और झा साहब की, इन सब की। जेडीयू में आज भी एकमात्र कोई मास लीडर है नीतीश कुमार है। वहां कोई नंबर 2 नहीं है, नंबर 10 तक नहीं है। अगर जेडीयू से कोई चुनाव जीत पाएगा कल, तो नीतीश कुमार के साथ ही रहकर जीत पाएगा। और यह भी संभव नहीं है कि जेडीयू से आप कूद के बीजेपी में चले जाएंगे और चुनाव जीत लेंगे। बीजेपी की राजनीति अलग है, बीजेपी का वोट बैंक अलग है। इसलिए बिहार में इन 3 चीजों का कि जातिवाद जनगणना की डिमांड, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान संसद में, और कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट, कॉन्स्टिट्यूशन का विमर्श, इन 3 चीजों का बिहार में बहुत विमर्श होगा। तीसरी और एक आखिरी बात, देखिए अब घटनाओं को देखकर अगर आप देखिए तो ये प्रतीत होता है कि ईडी सीबीआई का सारा खेल डीवाई चंद्रचूड़ के रहते हुए हो रहा था। और जैसे ही वो गए, ये खेल बंद हो गया। वो एक ऐसे पुलिसमैन की तरह थे जो ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा है और आंख बंद कर ले रहा है, और उनके जाते ही वो खेल बंद हो गया सारा। अब सीडी ईवीआई पार्टियों को तोड़ने का काम करना बंद कर चुकी है। मणिपुर के मुख्यमंत्री भी माफी मांग रहे हैं, कुछ अलग शब्दों में, लेकिन माफी मांग रहे हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में परिवर्तन हुआ है, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि महाराष्ट्र जैसी कहानी बिहार में नहीं हो सकती, जो होगा इधर या उधर होगा। तो इन 3 चीजों का बिहार की राजनीति में लंबा असर होगा, और अब शुरुआत उसकी हो चुकी है। जी, बिहार की राजनीति पे जो हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज कि लालू प्रसाद यादव का एक बयान क्यों मायने रखता है, और यहाँ से नीतीश बाबू
चाहते तो इसे खारिज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने खारिज नहीं किया, सिर्फ हाथ जोड़कर मुस्कुरा कर रह गए। हाथ जोड़ना और मुस्कुरा कर रहना, क्या मायने इसके हैं, ये भी हम डिकोड कर रहे हैं। और साथ साथ इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और अगर पलटते हैं नीतीश बाबू तो उसका असर कितना पड़ता है बिहार की राजनीति पे ही नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीति पे, यानी नरेंद्र मोदी की सत्ता पर कितना असर पड़ रहा है, पड़ेगा, और 2025 में क्या ये सब कुछ होगा, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं। आप भी देखते हैं क्या कि जो मुद्दे बिहार के हैं, जो मुद्दे दिल्ली के हैं या केंद्र के मुद्दे हैं, इन मुद्दों में कहीं ना कहीं जो दोनों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं होती है नीतीश बाबू की, और उसके बाद उससे पहले यहाँ संसद में, सदन के अंदर, राज्यसभा में जो बयान आता है वो मायने रखता है, उस पर भी इनकी चुप्पी होती है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला, बिहार को स्पेशल पैकेज का मामला, ये सारे मामले तो आएंगे ना। जब चुनाव में आप जाएंगे तो जनता पूछेगी कि पिछली दफा आपने कहा था कि बिहार को हम विशेष राज्य बनाएंगे, विशेष पैकेज देंगे, कहाँ है वो सब। बिहार में बीपीएससी के छात्र जो हैं वो ऑलरेडी अभी सड़कों पे हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन और आप लाठियां चलवा रहे हैं। ये बातें, ये सवाल पूछे जाएंगे नीतीश बाबू से। कैसे जाएंगे वो इन सवालों के साथ चुनाव में, और पार्टी भी बचानी उनको एक ये भी जिम्मा उनके अंदर है, क्योंकि ललन प्रसाद का आपने रुख देख लिया। हालांकि सही कह रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी कि ललन बाबू के अलावा और कोई दूसरा नहीं जाएगा पार्टी छोड़ के, वो गारंटी दे रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अनम्यूट कीजिए। में जो कुछ, ठीक है जी राजीव, देखिए बिहार में अब आगे चलकर जो कुछ हो सकता है उसमें 2-3 संकेत आज दिखाई। एक तो राज्यपाल की भूमिका निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण रहने वाली है। भले जैसा प्रशांत जी कह रहे हैं महाराष्ट्र जैसा न कर पाए राज्यपाल, फिर भी थोड़ा बहुत तराजू को फिर पलड़े में वजन उठावा धरी करने का काम तो राज्यपाल कर सकता है। उसका संकेत उन्होंने आज दे दिया कि आज पॉलिटिकल बात, राज्यपाल की शपथ के दिन क्या कोई बहुत पवित्र दिन है, उस दिन राजनीति की बात नहीं होगी। कोई संवैधानिक मुमानियत है कि जिस दिन राज्यपाल शपथ लेगा उस दिन राजनीति की बात नहीं होगी, राजनीति पर बात करना पाप होगा। यानी उन्होंने उस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने से रोक दिया कि आज राजनीति की बात। अपना संदेश उन्होंने दे दिया कि जब जरूरत होगी तब वे कौन सी बात करेंगे। दूसरे उसमें कुछ और कौन है अभी, जैसा कि प्रेम जी ने कहा चिराग पासवान, या शायद रविकांत जी ने कहा चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है। इन लोगों को भी अपना भविष्य देखना पड़ेगा। बिहार में किसी भी तरह के दल बदल के समय ये लोग दिल्ली में अपने राजनीतिक भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते। ये उनके लिए बहुत महंगा सौदा होगा, क्योंकि अगर नीतीश कुमार के साथ जाते हैं तो दिल्ली में भी तो उनकी कुर्सी जाती रहेगी। अल्टीमेटली अभी दिल्ली की सरकार तो गिरती हुई लग नहीं रही। इसलिए ये सारे लोग हर तरह के नफा नुकसान को देखकर एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। इतना अब लगने लगा है कि बिहार में कुछ खेला जरूर होगा, भले थोड़ा समय और लग जाए, और उसकी मुख्य भूमिका में नीतीश कुमार ही होंगे स्वाभाविक तौर पर। तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक दूसरे की चालों पर नजर रखे हुए कि कौन ढाई घर की चाल कब चलता है, उसके बाद अपना पासा आगे बढ़े। तो अभी कुछ दिन और देखना पड़ेगा राजीव, अभी बहुत जल्दी है ये कहना कि बिहार में सत्ता बदल होने जा रही है। अभी ऐसा मुझे कम से कम नहीं दिखा। जी, बहुत कुछ होने जा रहा है। अभी 18 तारीख को, इसी महीने की 18 यानी 18 जनवरी को राहुल गांधी पटना में रहेंगे। संविधान सम्मान सम्मेलन जो अलग अलग राज्यों में होता है वो सम्मेलन पटना में आयोजित होगा 18 जनवरी को। राहुल गांधी का पटना में रहना क्या कोई मायने नहीं रखता? संविधान की बात होगी फिर से पटना में, फिर से बिहार में, ये मायने नहीं रखता क्या? मायने ये नहीं रखता क्या कि अंबेडकर साहब पर जो अपमानजनक टिप्पणी की थी अमित शाह ने, उसके बाद चुप्पी साध ली नीतीश कुमार ने, ये क्या मायने नहीं रखता? बहुत सारी बातें हैं जो मायने रखती हैं, और इन सब के बीच राहुल गांधी का पटना में संविधान सम्मान सम्मेलन करवाना क्या मायने नहीं रखता है? इन सब के तार को जोड़िए आप।
आप समझ जाएंगे कि आने वाले समय में क्या कुछ होने जा रहा है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। एनडीए के दूसरे दलों में जो सहयोगी हैं, जो सरकार में शामिल है दिल्ली में, उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि अंबेडकर के मुद्दे पर, संविधान के मुद्दे पर वो कहां तक बीजेपी का दामन थामे रहे। एक तरफ उनकी अपने अपने वजूद की लड़ाई है, दूसरी तरफ उनके लिए सत्ता का सुख है। तो वे इस दुविधा में पड़े हैं कि कहां जाएं और कहां ना जाएं। तो जिस तरह अभी कांग्रेस ने ऐलान किया है कि गणतंत्र दिवस के मौके पे वो महू में बड़ा आयोजन करेंगे, अंबेडकर पर जोर देंगे, तो इनके पास जो ये मूलतः देखा जाए तो नीतीश बाबू भी समाजवादी व्यक्ति ही हैं, उसी लाइन से आए हैं जिस लाइन से लालू यादव आए हैं। इनकी मुसीबत है। चंद्रबाबू नायडू की मुसीबत यह कि वो कब तक वो संविधान के मुद्दे पे चुप रहेंगे, कब तक अंबेडकर के मुद्दे पे चुप रहेंगे। दूसरी तरफ पार्टी के भीतर उनका जो दबाव है, और दूसरी बात, अगली बार वो जनता के सामने क्या मुंह के लेके जाएंगे अगर वो अंबेडकर के मुद्दे पर कुछ नहीं कहते, अगर वो संविधान के मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहते। तो उनके सामने ये भी बात है कि वो कब तक वो अपना मुंह छुपाते रहेंगे, कब तक खाल ओढ़े रहेंगे। तो उनकी मुसीबतें दूसरी है, उनको अपनी राजनीति करनी है, लेकिन कांग्रेस का जो भी आक्रामक रूप देखने को मिलेगा अगले कुछ महीनों में, वो राजनीति को बड़ी तेजी से बदलेगा। और जैसे जैसे दिल्ली की हवा बदलेगी, जैसे होता है ना कि हिमालय पे बर्फ गिरती है तो हमारे यहाँ ठंड हो जाती है, इसी तरह दिल्ली में अगर गर्मी बढ़ेगी तो आप पाएंगे कि उसकी लू, उसकी गर्म हवा के थपेड़े पटना में भी पड़ेंगे, मुंबई में भी पड़ेंगे। तो ये सारी बातें मुझे लगती है कि आगामी कुछ महीने, हो सकता है फिलहाल 1-2 हफ्ते में कुछ ना हो, लेकिन हवा का रुख बदल रहा है, मौसम कुछ और बदल रहा है, इसकी तरफ भी देखना चाहिए। राजीव, बिल्कुल हवा का रुख बदल रहा है, मौसम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ठंड भी आगे बढ़ रही है। आपको पता है ना, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन सब कुछ आगे, और वैसे में ठंड का आलम जो है वो पहले सितम कह लें, ठंड का सितम, वो पहले आप उसको झेलते थे सितंबर महीने के बाद से, लेकिन अब वो धीरे धीरे दिसंबर तक पहुंच चुका है। और इसलिए क्या ये हवा का रुख उधर भी जा रहा है? ठंड और धुंध दोनों है, पटना में भी और दिल्ली में भी। शुरुआत में ये बात रख चुका हूं, इसलिए जरा क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं। अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या देखा जाए? अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, जो देख पा रहे हैं वो सब अब सतह पे है, और अब ज्यादा उसके कोई मीन मेख करने की आवश्यकता पड़ नहीं रही है, क्योंकि जो भी कुछ है वो सब लकीरें जो हैं वो सीधे सीधे फलक पर दिखाई पड़ रही हैं। चाहे नीतीश कुमार का हाथ जोड़ना हो, और चाहे लालू यादव का कहना हो कि दरवाजे खुले हुए हैं, उसके बाद फिर चाहे सम्राट चौधरी का जो है वो उतावलापन हो, चाहे ललन सिंह का उतावलापन हो, ये सारी चीजें राजीव जी बहुत कुछ दिखाई पड़ रही हैं, और ये सब संकेत कर रही हैं कि कुछ ना कुछ बदल रहा है। उधर जिस तरीके से महाराष्ट्र से खबर आ रही है, अब दोनों प्रफुल्ल पटेल की हम लोगों ने बाइट सुनवाई, ये भी कुछ बहुत कुछ संकेत दे रहे हैं। तो मामला सिर्फ राजीव जी बिहार तक सीमित नहीं है, और प्रेम कुमार जी जैसा कह रहे थे कि नीतीश कुमार जब कुछ कदम उठाएंगे तो उसका असर सिर्फ बिहार पर नहीं होगा। ये बात हम लोग राजीव जी 3 दिन से लगातार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अब जो कदम उठाएंगे उसका प्रभाव सिर्फ बिहार पे नहीं होगा, उसका प्रभाव पूरे देश पर होगा। और यहाँ एक जातीय एंगल भी राजीव जी देखने की आवश्यकता है। वो जातीय एंगल यही है कि नीतीश कुमार कुर्मी हैं, उत्तर प्रदेश में जो विवाद चल रहा है, वहां के कुर्मी जो मंत्री हैं आशीष पटेल, उनका अनुप्रिया पटेल, वो देख लीजिए। इसी तरीके से जो मराठा होते हैं वो भी खुद को कुंबी कहते हैं, तो कुंबी और मराठाओं का कुछ जो है झुकाव तब होता है। तो यानी बहुत सारी चीजें इसमें मिलाकर देखी जा रही हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है, एकनाथ शिंदे तो जब अमित शाह का बयान आया उसके तुरंत बाद पहुंच गए थे दीक्षा भूमि, और दीक्षा भूमि जाकर उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि वो तो बाबा साहब से प्रेरणा लेने आते हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री पद का ऑफिस नहीं संभाला है। तो बहुत सारी चीजें राजीव जी चल रही हैं। तो ये सब चीजें जो है नीतीश कुमार पूरी गोट फटाकर मतलब फिट कर कर आएंगे, और जब बिहार पलटी मारेगा तो बिहार के साथ साथ केंद्र में भी पलटी होगी। इसको हमको तय मानकर चलना चाहिए। वो आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, वो एक अलग की बात है, कब होगी कब नहीं होगी, लेकिन ये होगा जरूर, अवश्यम भावी है, और इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। जो चीजें अब चल चुकी हैं जी, आज न कल जो भी होगा अवश्यंभावी है। और सबसे बड़ी चीज कि 2025 बहुत ढंग से
और सियासी तौर पर फिर से आप देखेंगे गरमाने वाला है। और पिछला साल चुनावों में बीता, क्या ये साल भी चुनावों में बीतेगा? बड़ा सवाल है, लेकिन दिखाई तो यही दे रहा है। बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत जी, प्रेम कुमार जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी और प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ जुड़े थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों ने अपनी बात, अपने विचार कमेंट बॉक्स के जरिए आप रख रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। राव साहब, चौहान साहब नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं, आपको भी शुभकामनाएं। अब डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं।